हेलो वेल्थ लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि एनपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है और एनपीएस को लेके जो सबके डाउट है वो आज इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो आज इस वीडियो को पूरे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एनपीएस। तो सबसे पहले एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये एनपीएस उसके नाम से आप जान सकते हो, ये एक पेंशन स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है, जिसको शॉर्ट में पीएफआरडीए कहते हैं। तो ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जानी जाती स्कीम है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फेमस है। तो ये आपको जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको पेंशन देने के लिए ये जनरली यूज होती है। तो चलिए इसके फीचर्स एंड बेनिफिट हम जानते हैं। तो इसकी रिटर्न की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट की अदर स्कीम होती है उससे ज़्यादा ही आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है, जैसे कि पीपीएफ, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड एफडी, आरडी, उससे ज़्यादा ही मिलता है। क्यों कि इसका कुछ पोर्शन इक्विटी में जाता है और इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म में आगे अच्छा रिटर्न देते हैं। तो आज तक का जो एनपीएस का ट्रैक करे तो आपको पर एनम के हिसाब से 10% इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम होती है इंटरेस्ट के उसमें। तो ये एक सेफ एंड सिक्योर कहलाएगी। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं टैक्स बेनिफिट। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको बहुत ही ज़्यादा टैक्स सेविंग होने में मदद करती है। वो कैसे, जैसे आप लोग ज़्यादातर लोगों को सैलरी से इनकम आती है, उसे पता होगा अपने टैक्स डिडक्शन के लिए सेक्शन 80C में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख तक का वो सेविंग करते हैं। बट अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप एडिशनली 50,000 रुपये अलग से सेव कर सकते हो टैक्स। जैसे कि इसमें तो आपको टोटल 2 लाख रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हो। तो इससे आप जब इन्वेस्ट करते हो तब भी आपसे टैक्स आपकी इनकम डिडक्ट होती है और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स फ्री रहेगा। अब तीसरी इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जैसे ये स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जब रिटायरमेंट होंगे, जब आप काम नहीं करोगे तब आपको ये पेंशन मिलेगा। जो पेंशन मिलेगा वो आपकी इनकम कहलाएगी तब। तो आपने आसपास अक्सर देखे होंगे जो बुजुर्ग आदमी है जो अभी जॉब छोड़ दी है, जो रिटायर हो गए हैं, उन लोगों को जब बाद में वो काम नहीं करते हैं, जब घर पे रहते खाली, तो उसकी घर पे कोई वो नहीं रहती है, उसकी जो लाइफ रहती है वो बहुत आसान नहीं रहती, क्योंकि वो कुछ पैसा नहीं कमाते हैं। तो उसको बहुत खर्चे करने के लिए या अपनी लाइफ गुजारने के लिए सफिशेंट पैसे नहीं होने से वो बहुत दुखी रहते हैं। तो इसके बारे में आप सबको पता ही है क्या क्या होता है। तो अगर वो सिचुएशन अगर हमारी ना आए, इसलिए हमें पहले से ही जब हम पैसे कमाते हैं तब से ही हमें अपने फ्यूचर का रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ही कर लेना चाहिए। इसलिए ये एनपीएस एक बेस्ट स्कीम है जो आपको 60 साल के बाद इनकम देगी। तो अगर आप के अंदर सेविंग कैसे करते हैं उसकी आदत नहीं है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, जिस वीडियो को देखने से आपको सेविंग के बारे में बहुत अच्छा पता चलेगा। तो आप सेविंग करने की आदत पड़ेगी और उस पैसे को आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो रिस्क कंट्रोल, मतलब कि एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप अपनी एज के हिसाब से एक रिस्क आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि कितना पोर्शन आपको इक्विटी में, इक्विटी मतलब कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वो सब हो गया इक्विटी, और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में कितना डालना है, उस हिसाब से आप अपनी एज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। इसके बारे में आगे और हम समझेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस स्कीम को कौन ज्वाइन कर सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 60 साल के बीच में है वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी दुकानदार हो, वो चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करके अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। और हाँ, अभी तो एनआरआई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं
कि एनपीएस अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। आपको बता दूं, एनपीएस को आप 2 तरीक़ों से खोल सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो दोनों तरीक़ों को हम देखते हैं। तो पहला है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्या होता है, तो ऑफलाइन प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपके नज़दीक के पीओपी मतलब कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाना पड़ेगा। ये पीओपी मतलब और कुछ नहीं, ये ऑथोराइज बैंक या पोस्ट ऑफिस होती है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे उसका वो सेंटर को विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल समझाई जाएगी, कुछ कागज़ मांगेंगे, फॉर्म मांगेंगे, पूरी डिटेल, और आपको पहला इन्वेस्टमेंट जो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो करने से आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। तो इसके बारे में और डिटेल आगे भी जानेंगे, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और क्या क्या कागज़ लगेंगे। तो दूसरा तरीका है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में 1 से आधे घंटे के अंदर ही खोल सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक है तो आप ये प्रोसेस बहुत ही स्पीड से कर सकते हो और आपका तुरंत ही एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी होता है और इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके तुरंत ही आपको एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। तो जब आप एनपीएस अकाउंट खोलोगे तो आपको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा जिसको प्रेन कहते हैं, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। तो ये एक ही बार, हर एक आदमी को एक ही बार पूरी लाइफ में इशू किया जाता है, तो ये बहुत यूनिक होता है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं। तो देखिए, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है एनपीएस स्कीम में। वो है, जब आप एनपीएस खुलवाने जाते हो तो आपको 2 अकाउंट मिलते हैं जिसको हम टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट कहते हैं। तो ये क्या है फंडा, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। टीयर 1 अकाउंट होता है वो मैंडेटरी अकाउंट होता है, जो आप एनपीएस अकाउंट खुलवाओगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जब टीयर 2 की बात करें तो वो एक वॉलंटरी अकाउंट कहलाता है, मतलब कि आप चाहो तो खोल सकते हो, चाहो तो नहीं। तो ये जो टीयर 2 अकाउंट होता है वो एक सेविंग अकाउंट कहलाता है, उसकी तरह ही काम करता है। तो चलिए इसको डिटेल में उसका कंपैरिजन देखते हैं। तो देखिए, टीयर 1 अकाउंट होता है, उसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो आप जब तक रिटायर नहीं होते हो तब तक उसमें से निकाल नहीं सकते हो, मतलब विड्रॉल नहीं कर सकते हो। जबकि टीयर 2 की बात करें तो वो एक सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर आप पैसे कभी भी डाल सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो बिना किसी फीस के। तो जब आपने टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट किया होगा उसी पैसे को वो टैक्स सेविंग में और बेनिफिट जो मिलेंगे वो टीयर 1 अकाउंट में जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उस अमाउंट पे ही मिलेगा। ये बात आप नोट करिएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं कि आपको मैंने बोला था कि रिस्क कंट्रोलर, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये स्कीम कैसे रिस्क कंट्रोलर है। तो देखिए, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चॉइस मिलती है, मतलब कि जब एनपीएस अकाउंट खुलवाते हो तब आपको 2 चॉइस मिलती है, जिसमें से आपको उसमें से कोई एक चॉइस को एक्टिव करना पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए दोनों को हम डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला आता है एक्टिव चॉइस। उसके अंदर इंडिविजुअल फंड्स आते हैं। उसके अंदर 4 कैटेगरी में फंड होते हैं, एक इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसेट क्लासेस एलोकेशन। तो ऐसे 4 टाइप के एसेट क्लासेस बनाए हैं, ई, सी, जी, ए। तो उसके अंदर आप देख सकते हो इक्विटी, ई के अंदर इक्विटी एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, सी के अंदर कॉर्पोरेट डेट एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ऐसे 4 कैटेगरी है। तो आप अपने हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ये चारों फंड में से अपने हिसाब से उसकी परसेंटेज फिक्स करनी पड़ती है। तो जब आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो तो उसके अंदर आप इक्विटी का 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, एक क्राइटेरिया हो गया। वो भी 50 साल तक ही, 50 साल के बाद आप 75% से नीचे रखना पड़ेगा, हर साल रिड्यूस होता रहेगा। और हाँ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आप मैक्सिमम 5% ही एलोकेशन कर सकते हो। तो ऐसे ECG एक एसेट क्लास को मिला के आपको 100% करना पड़ेगा। तो आप जो पैसा मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे या सालाना, उसमें से कितना % किस में जाएगा वो आपको पहले ही ये एक्टिव चॉइस में करना पड़ेगा, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। ये और कभी भी जब चाहो तब आप इसका परसेंटेज ऊपर नीचे या चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए दूसरी की बात करते हैं। दूसरी चॉइस है ऑटो चॉइस, जिसको लाइफ साइकिल फंड्स भी कहते हैं।
तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए उसमें पहला लाइफ साइकिल फंड है, उसको बोलते हैं LC75, उसको एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी एसेट क्लास को डिवाइड कर दिया है तीन क्लास में। वो उसमें क्या होगा, ऑटो चॉइस अगर आप सिलेक्ट करोगे और LC75 एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड को सिलेक्ट करोगे तो आपकी एज के हिसाब से हर साल वो परसेंटेज चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 55 ईयर्स तक आपका इक्विटी में 15% रहेगा, फिर C क्लास में 10% रहेगा और G क्लास में 75% हो जाएगा। तो ये एज के हिसाब से सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो इसी के अंदर दूसरा फंड आता है, दूसरी लाइफ साइकिल आती है LC50 मॉडरेट लाइफ साइकिल। अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कम है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से हर एक साल के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज दिया है, तीनों क्लास में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। और तीसरा आता है LC25 कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो एज के हिसाब से पूरा परसेंटेज दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपके पास दो चॉइस रहती, एक्टिव और ऑटो। तो ये कभी भी आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने थोड़े समय के लिए एक्टिव किया है, फिर आपने बोला कि अब मेरे को ऑटो में जाना है, तो आप तब भी ऑटो कर सकते हो, वो सब हो जाता है। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस स्कीम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो सब के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए जब आप पहली बार अकाउंट खुलवाओगे तो Tier 1 अकाउंट अगर खुलवाओगे तो उसमें मिनिमम आपको 500 रुपीज़ भरने पड़ेंगे, और Tier 2 अकाउंट खुलवाओगे तो उसके अंदर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। उसके बाद जब भी आप कंट्रीब्यूट करोगे मिनिमम वो 500 रुपीज़ होगा, और Tier 2 अकाउंट में 250 रुपीज़ होगा। अगर आप एक साल में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो पर ईयर कंट्रीब्यूशन आपका मिनिमम 1000 होना चाहिए Tier 1 अकाउंट में। वो Tier 2 अकाउंट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और आपको साल में कम से कम एक बार तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। अगर आप इस अकाउंट में 1000 रुपीज़ जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि डीएक्टिव हो जाएगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर जब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो उसको अनफ्रीज करने के लिए आपको उसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप कर सकते हो या फिर आप नज़दीक के POP पे जाके उसका मिनिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट करना था वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसका पेनल्टी है अराउंड 500 रुपीज़। वो पेनल्टी भरने पे आपका अकाउंट फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। तो चलिए ये बात तो हो गई पूरे NPS में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चॉइस है, कितने अकाउंट मिलेंगे। बट अब सबसे मेन बात करते हैं, वो है विड्रॉल रूल, मतलब कि पैसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं 3 तरीक़ों से आपको बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने इस अकाउंट को, आपकी एज 60 साल हो गई तब तक चला लिया, तो क्या रहेगा। तो जब आपकी एज 60 साल तक हो जाएगी, आप रिटायर हो जाओगे, तब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 60% एज ए लमसम ले सकते हो, मतलब एक ही बार में 60% पैसा ले सकते हो, और बाकी का जो 40% पैसा रहेगा वो आप एन्युटी के रूप में पेंशन के लिए, आगे जो फ्यूचर में 60 साल के बाद जो आपको पेंशन मिलेगा उसके लिए 40% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये एन्युटी के बारे में मैं आपको नीचे और फुल डिटेल में बताऊंगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ने NPS करवाया है, वो 60 साल से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करना है। तो भी घबराने की बात नहीं है, उसकी पूरा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके नॉमिनीज़ को मिल जाएगा। अगर वो नॉमिनीज उस स्कीम को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको पेंशन के रूप में भी कर सकता है, उसका भी ऑप्शन होता है, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के। और तीसरा है कि अगर कोई बंदा है या कोई इन्वेस्टर है उसको परमानेंट इसको एग्जिट ही करना है, तो क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं, एक पेनल्टी फीस भरनी पड़ेगी, और आपको मिनिमम 10 साल तक तो इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए NPS में, तभी आप परमानेंट इसका एग्जिट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये आराम से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं अभी आपको NPS के बारे में और कुछ डिटेल बताऊंगा, जो बहुत ही अक्सर आम लोगों का क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है, क्या आप एक से ज़्यादा NPS अकाउंट खोल सकते हो। तो उसका आंसर है नहीं, आप सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हो, एक पैन कार्ड पे एक ही अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इन्वेस्टेड पैसे को कौन मैनेज करता है,
एनपीएस में जो हमने इन्वेस्ट किए उसको कौन मैनेज करता है। तो देखिए ये पीएफ आरडीए की गाइडलाइंस में जो ये देख सकते हो 8 पेंशन फंड्स आते हैं, वो फंड मैनेजर, उनके फंड मैनेजर इस हमारे एनपीएस फंड को मैनेज करते हैं। तो ये पूरा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर ही काम करते हैं। जो आप यहाँ पे 8 फंड स्कीम की डिटेल देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या एक फंड स्कीम से दूसरी फंड स्कीम में जा सकते हैं या फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी है हाँ, आप चाहो तो उसको आप ये जो ऊपर हमने देखे थे 8 फंड्स, उसमें से आप कोई सी फंड को कभी भी चेंज कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या हम नॉमिनीज को चेंज कर सकते हैं और कितने नॉमिनीज रख सकते हैं। तो देखिए इसमें आप 3 नॉमिनीज तक रख सकते हो और कभी भी इसका नॉमिनीज परसेंटेज और उसका नाम पूरी डिटेल भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एन्युटी के बारे में। तो देखिए एन्युटी मतलब और कुछ नहीं है, जो आपका रिटायर होने के बाद जो आपका 40% पैसा बच जाता है उसी को आप पेंशन के लिए जब इन्वेस्ट करते हो उसी अमाउंट को बोलते हैं एन्युटी। तो जो ये एन्युटी है उसी से आपको पेंशन मिलता है। तो जब आप ये एन्युटी को एज अ पेंशन देखते हो तो ये पेंशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका पूरा आप अब सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि मंथली चाहिए पेंशन, क्वार्टरली चाहिए या एन्युअली चाहिए, और ये भी कब तक मिलेगा वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 5 साल, 10 साल, 20 साल या लाइफ टाइम, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि एन्युटी का क्या रोल होता है। और हाँ, ये आपको ये भी क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कोई किसी ने एन्युटी के लिए कुछ पैसे 40% रख दिए है, या 10 साल या 15 साल या 20 साल का लाइफ टाइम पीरियड रखा है कि भाई 15 साल तक मुझे पेंशन मिलेगा हर साल या हर महीने, और उस पीरियड के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो जो बाकी बचा जितना भी पैसा होगा उसको एज ए लमसम नॉमिनीज को दिया जाएगा, या फिर उसको भी एज ए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वो नॉमिनीज के पास ऑप्शन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा एक एन्युटी को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एन्युटी फंड को कौन मैनेज करता है। तो देखिए ये जो 40% पे आपका जो एन्युटी होता है उसको फिर से इन्वेस्ट किया जाता है, और उसको भी एक ये जो आप देख पा रहे हो ये 5 इंश्योरेंस कंपनी मैनेज करती है। ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर ही आती है। तो आपका एन्युटी कंपलसरी आपको मिलता रहे हर महीने या क्वार्टरली या एनुअली, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत सिक्योर स्कीम है। चलिए दोस्तों, इस हिसाब से मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। आपको बहुत आसानी से ये एनपीएस क्या है मैंने समझा दिया है। और फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।